हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलिफाइड। आज हम अपना एक ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 10 to 25% ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। इसी तरीके से जो स्टेट पीएससी पीसीएस के एग्जाम्स करवाती हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया या आरएएस हो गया, उन सब में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन 10 to 25% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। और जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो मेंस का एग्जाम है उसमें जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है वो पॉलिटी पे ही बेस्ड है। उसका लगभग 50-60% जो सिलेबस है वो पॉलिटी का ही है। इसी तरीके से उसका जो ऐसे का पेपर होता है उसमें भी कई बार डायरेक्टली टॉपिक्स जो है वो इंडियन पॉलिटी से ही आ जाते हैं। और जो स्टेट पीएससीज के जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी तरीके से वो सारे एग्जाम्स जिनमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है उसके लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही है। तो पॉलिटी की इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और पॉलिटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। So the objective of this course will be comprehensively cover each and every topic related to Indian polity। इसमें हम इंडियन पॉलिटी के हर टॉपिक को कवर करेंगे और कवर ऐसे करेंगे कि जो लोग पॉलिटी के बैकग्राउंड के नहीं हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या साइंस के बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं, उनको भी पॉलिटी ढंग से समझ में आ जाए और वो भी पॉलिटी के मास्टर हो जाए। एंड द बेस बुक will be M. Lakshmikant which is called the Bible of Indian Polity for Civil Services। वही हमारी भी बेस बुक होगी। इसमें हम M. लक्ष्मीकांत को पूरा डिकोड करेंगे, उसमें जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको ढंग से समझाया जाएगा और उसके लिए थोड़ी बहुत दूसरी बुक्स की भी हेल्प ली जाएगी, जैसे डी बसु की बुक हो गई या सुभाष कश्यप की बुक हो गई। तो लेकिन हम इसमें समझाएंगे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारा का सारा सिलेबस जो सिविल सर्विसेज का और अदर एग्जामिनेशन का है उसमें इसमें हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। और जो पॉलिटी के की कॉन्सेप्ट्स हैं और जो की टर्म्स हैं वो आपको ढंग से समझाए जाएंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में। किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टर्म को हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कि ये तो आता ही होगा, चाहे वो छोटा कॉन्सेप्ट हो छोटा टर्म हो, चाहे बड़ा कॉन्सेप्ट हो बड़ा टर्म हो। और आप अपने सारे के सारे नोट्स भी इन्हीं लेक्चर से बना सकते हैं, आपको किसी दूसरे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा फोकस होगा वो यही होगा कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमाइज स्कोर को कैसे करें अपने। तो हम टू द पॉइंट रहेंगे, टू द सिलेबस रहेंगे और सारे के सारे सिलेबस की हम इन डेप्थ नॉलेज इसमें गेन करेंगे। हर टॉपिक जब खत्म होगा तो उसका एक मॉक टेस्ट होगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं हम उसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये पूरे इस लेक्चर में जो नोट्स होंगे वीडियो में वो इंग्लिश में होंगे और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो मोस्टली हिंदी में ही करूंगा, बट आई विल नॉट यूज टफ वर्ड्स ऑफ आइदर हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और दोस्तों, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस लेक्चर सीरीज के सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सब तक ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस नए कोर्स को। तो दोस्तों, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो जो बेस्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के। हम पॉलिटी में लार्जली जो पढ़ते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स, लॉज, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड बाय सिटीजन्स टू गवर्न ए कंट्री एंड सोसाइटी। जो किसी भी देश के लोग जिन नियम कायदे कानूनों को एडॉप्ट करते हैं उस देश को गवर्न करने के लिए, उस देश को रूल करने के लिए, उस देश को एडमिनिस्टर करने के लिए, वही जो रूल्स और रेगुलेशंस का जो सेट होता है उसी को हम उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि इट शोज द फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड विच प्रिंसिपल्स दे बिलीव इन। उन वहां के लोगों को किन सिद्धांतों में, किन प्रिंसिपल्स में भरोसा है, ये वहां उस देश का संविधान दिखाता है। जैसे जो हमारा संविधान है उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वेलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो ये दिखाता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनको इन प्रिंसिपल्स में भरोसा है।
ठीक है, तो ये हो गया, सबसे पहले हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होता है। अब हम अपना कोर्स शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो जो सबसे पहला लेसन है वो है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे, तो इसका जो इवोल्यूशन है वो हम देखते हैं ब्रिटिश राज से। जो एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वहां से हमारा जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इसका इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जो एक्ट्स पास होने चालू हुए मॉडर्न तरीके से वो ब्रिटिश राज से ही हुए। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश कैसे आए, उन्होंने कैसे अधिकार किया, क्या किया, ये सब हम अधिकतर मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री का पार्ट हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस वो पार्ट जो कि पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता है कि इन 1600 एडी ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। 1600 एडी में ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, वो एज ए ट्रेडर्स आए थे और उनकी जो कंपनी का नाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो दे केम इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की कंपनी थी और इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। मतलब कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं आ सकती थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। और इनको जो ये राइट दिए थे वो दिया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हु गेव द एक्सक्लूसिव राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ वन। अच्छा, 1600 से आए, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ट्रेड वगैरह किया और फिर धीमे धीमे यहाँ पर ये इनके टेरिटोरियल एस्पिरेशन बढ़े, यहाँ पर ये कब्जा करने लग गए, कब्जा करने की सोचने लग गए। तो ये पार्ट हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। हम सीधे आते हैं 1765 में। 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद दे गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया। दीवानी का मतलब क्या होता है, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि टैक्स के कलेक्शन का और जो सिविल जस्टिस के राइट्स थे वो इनको मिल गए ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद। और इसी के बाद से इनकी जो टेरिटोरियल एस्पिरेशन थी वो भी बढ़ी। वो यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के एरियाज के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे। और क्यों करना चाहते थे, केवल इसलिए करना चाहते थे कि जो उनका ट्रेड है वो बहुत ज्यादा स्मूथली हो सके, विदाउट एनी हर्डल वो यहाँ पर ट्रेड कर सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने अधिकार करना चालू किया, फिर धीमे धीमे ये इन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। पॉलिटी के हिसाब से जो ये ब्रिटिश इरा है इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, दैट इज फ्रॉम 1765 टू 1858, और उसके बाद फिर आता है ब्रिटिश क्राउन का रूल, दैट इज 1858 टू 1947। अच्छा, यहां पर अब ये एक चीज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हुआ और ब्रिटिश क्राउन का रूल क्या हुआ, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने कि यहां पर ट्रेड करना चालू किया और धीरे धीरे यहां पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ करप्शन हुए, कुछ हुआ, तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना अधिकार करना चालू किया, अपना शिकंजा कसना चालू किया। ठीक है, और शिकंजा कसते कसते फिर 1858 में जब यहाँ का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का, वो हो गया। उसके बाद फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा जो अधिकार था भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर, वो अपने हाथों में ले लिया। तो इसी वजह से हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल और एक ब्रिटिश क्राउन रूल। तो दोस्तों, ये एक्ट्स हैं जो कि कंपनी रूल में पास हुए और कुछ क्राउन रूल में पास हुए। तो जो कंपनी रूल के एक्ट्स हैं वो ये हैं और जो क्राउन रूल के एक्ट्स हैं वो ये हैं। तो कंपनी, जब यहाँ पर कंपनी रूल करती थी तो जो एक्ट्स पास हुए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813, 1833 और 1853। और जब क्राउन रूल का था तब यहाँ पर जो एक्ट्स पास हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, 1892, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935 एंड 1947।
तो ये एक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे और इन्हीं फिर एक्ट से हमारा जो पहले ये एक्ट आया, फिर ये एक्ट आया, फिर ये एक्ट आया, फिर ये आया, फिर ऐसे ऐसे ये एक्ट्स आते गए और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन एक्ट से कुछ कुछ लिया है, यहीं से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, ये एक्ट्स जो है भले ही कंपनी रूल में पास हुए हों, जब इंडिया में कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये वाले जो एक्ट्स हैं ये तब पास हुए हैं जब इंडिया में द क्राउन रूल था, लेकिन ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं इनको पास किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ऐसा नहीं है कि ये जो एक्ट्स हैं जब कंपनी का रूल था तब ये एक्ट्स पास हुए हैं तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया हो, नहीं। जो सारे के सारे एक्ट्स हैं इनको बनाया किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक्ट्स को पढ़ने के पहले मैं आपको 1765 के इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि 1765 में इंडिया कैसा था। उसके बाद 1773 में जो पहला मेजर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो आया था। लेकिन उसके आने की क्या कहानी है मैं आपको वो बता देता हूं। इसमें जो इस कहानी को आप ढंग से समझिए ताकि आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े। रटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। आगे के सारे के जो एक्ट्स हैं ये सारे के सारे एक्ट्स आपको आसानी से समझ में आते रहेंगे। तो 1765 में जो इंडिया था वो ऐसा था कि बक्सर की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए एंड दे गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ दिस एरिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इनको यहां की दीवानी राइट मिल गई। ठीक है। तो अब उसके बाद फिर ये और ज्यादा यहां पर अपना कब्जा करने लग गए। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल कैसे करती थी? वो रूल ऐसे करती थी कि इनके मेनली 3 गवर्नर्स होते थे। एक गवर्नर बैठता था बंगाल में, एक गवर्नर होता था मद्रास का और एक गवर्नर होता था बॉम्बे का। इन एरिया में इनके 3 गवर्नर होते थे। ये जो तीनों के तीनों गवर्नर्स होते थे इनको जो अपॉइंट करता था, जो सेलेक्ट करती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन तीनों गवर्नर्स को सेलेक्ट करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 डायरेक्टर्स होते थे और उन डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे, जो शेयर होल्डर्स थे, वो सेलेक्ट करते थे इन 24 डायरेक्टर्स को। ठीक है। और ये जो 24 डायरेक्टर्स थे इनका जो टर्म होता था वो 1 ईयर का होता था। 1 साल के लिए इन डायरेक्टर्स को चुना जाता था और 1-1 साल के बाद ये रिटायर हो जाते थे। ठीक है। और इनको जो सिलेक्ट करते थे वो करते थे कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के मालिक। और फिर ये जो डायरेक्टर्स थे ये इन तीनों गवर्नर्स को सेलेक्ट करते थे। इन तीनों के तीनों गवर्नर्स के पास इक्वल राइट्स होते थे। जितना राइट बंगाल के गवर्नर के पास उतना ही इन दोनों गवर्नर के पास। ठीक है। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से लेकर आगे तक इंडिया को गवर्न कर दी थी। ये कहानी चेंज हुई, कहानी में ट्विस्ट आया जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ। ठीक है। अच्छा, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया क्यों? ये इसलिए आया क्योंकि 1765 में जब इनको यहाँ के दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो ये यहाँ के टैक्स कलेक्शन करने लग गए। तो इनकी आमदनी बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी बढ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लग गई। आलम यह हो गया कि 1771 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट होने के कगार पे आ गई। ठीक। लेकिन जो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ब्रिटेन जाते थे वो सबके सब अमीर होके जाते थे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बक्सर बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मैंसन्स खरीद लिए लंदन में, और ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट होने के कगार पे आ गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट से सहायता मांगी कि हम बैंक करप्ट होने वाले हैं तो हमको कुछ आर्थिक सहायता दीजिए, हमको कुछ पैसे दीजिए, हमारी टैक्स माफ कीजिए। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसको समझ में नहीं आई कि यहाँ से वहां से तो ये लोग जो है बहुत सारा टैक्स ले रहे हैं, लोग वहां से जो इनके ऑफिशियल्स एम्प्लॉय जा रहे हैं वो सबके सब अमीर होते जा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी कैसे बैंक करप्ट होती चली जा रही है। ठीक है। तो उसके बाद फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन
हेल्प के साथ साथ ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा कसना भी चालू कर दिया। और वो जो शिकंजा कसने की जो पहली शुरुआत थी वो थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बैकग्राउंड बता दिया। अब मैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पे आता हूं। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो मेजर फीचर्स थे वो ये हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? मैंने आपको बताया 3 गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तीनों गवर्नर्स को अपॉइंट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और तीनों के पास ही इक्वल राइट्स थे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आ गया जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ। क्या ट्विस्ट आया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको, उसके पोस्ट को कहा जाने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। और इसका जो टेन्योर था वो फिक्स कर दिया गया 5 ईयर्स के लिए। ठीक है। और ये भी कह दिया गया कि अब अगर किंग चाहे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कभी भी रिमूव कर सकता है। ठीक है। उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ऑटोमेटिकली वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई और इसके 4 मेंबर्स थे। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे 4। ठीक है। लेकिन कोई भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई गई। अच्छा, अब यहां पर 2 टर्म आ गए, एक आ गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है? ठीक है, पहले तो ये जरूरी है, ये चीज समझ लीजिए एक बारी, क्योंकि ये टर्म जो है कई बार आएगा भी आगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोस्तों आप ऐसे समझिए कि जो इस टाइम का कैबिनेट है उसको हम देख सकते हैं कि वो उस टाइम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह ही था, या उस टाइम का एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज के कैबिनेट की तरह है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेन काम होता है वो होता था जो भी कानून, जो भी लॉज पास हो उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए ग्राउंड पे। तो कानून, जो लॉज बनते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उनको लागू करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है। जैसे इस टाइम पे जो कानून पार्लियामेंट पास करती है उनको जो लागू करवाने का काम होता है वो कैबिनेट का होता है। ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसका काम होता है कानून को बनाना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाती थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस कानून को लागू करवाती थी, उस कानून को एग्जीक्यूट करवाती थी, उस लॉ को एग्जीक्यूट करवाती थी। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप आज के टाइम का पार्लियामेंट समझ सकते हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आज के टाइम की कैबिनेट समझ सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब जो बाकी के 2 गवर्नर बचे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बगैर पूछे आप कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी वॉर की डील, कोई भी पीस की डील, आप कुछ भी बगैर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछे नहीं करेंगे। तो इनके जो राइट्स थे, इनके जो अधिकार थे, उनको इसमें कम कर दिया गया। यहां से सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से जो है जो पावर थी वो एक हाथ में शिफ्ट होने लग गई। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया और उनके हाथ में ज्यादा पावर दे दी गई और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास इनके सबऑर्डिनेट बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अच्छा, इसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में। दिस सुप्रीम कोर्ट हैज 4 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस एंड एलिजा इम्पे वाज फर्स्ट सीजेआई। ये एक इंपॉर्टेंट वो चीज है, ये नाम कहीं अधिक मिलता नहीं है। एलिजा इम्पे वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट को आप आज के सुप्रीम कोर्ट से तुलना मत करना। क्यों? क्योंकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। आप सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी और कोर्ट में इंडिया में अपील नहीं कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसके ऊपर भी एक कोर्ट था जो कि लंदन में बैठता था, उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे। अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन से नाखुश हैं तो आप वहां पर लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे वो बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व थे।
ठीक है, कंपनी का खाता जो था वो खाली होता जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई थी, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे, जो उनकी इनकम थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में ये क्लॉज डाला गया कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे दे विल नॉट डू द प्राइवेट ट्रेड्स, ये प्राइवेट ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये अपनी रेवेन्यूज और सारे के सारे जो सिविल मिलिट्री अफेयर्स थे इनके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमेशा रिपोर्ट देती रहेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कंपनी की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो सेलेक्ट करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले जो इनकी टर्म थी वो 1 ईयर की थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इनके टर्म को बढ़ा के 4 साल का कर दिया गया, 4 इयर्स का कर दिया गया। लेकिन ये शर्त लगा दी गई कि हर साल 1/4 ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल बी रिटायर, यानी कि 1/4 यानी कि 6 डायरेक्टर हर ईयर में रिटायर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हर चौथे साल में सारे के सारे डायरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे। तो ये क्लॉज 1773 में डाला गया। ठीक, तो अब अगर हम इसका आउटकम देखते हैं तो इसका जो आउटकम था वो था फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट EIC, रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 पहला स्टेप था जब ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा कसना चालू किया। ठीक है, और इस एक्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन डाला इंडिया में, यानी कि पावर को अधिकतर जो है वो एक ही हाथ में दिया जाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावरफुल बनाया गया। तो दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से रोका गया। तो एंटी करप्शन जो एक मेजर था वो लिया गया और सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, तो इस वजह से जुडिशियरी भी इस्टेब्लिश हुई। तो ये जो फीचर्स थे ये थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के फीचर्स। अभी मैंने आपको जो भी फीचर्स बताए हैं रेगुलेटिंग एक्ट के, आप इस फ्लो चार्ट में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे 24, इनकी जो टर्म थी वो 4 इयर्स थी। ठीक है, और हर साल 1/4 ऑफ द मेंबर रिटायर। और ये सारे के सारे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये नॉमिनेटेड बाई कंपनी शेयर होल्डर्स। ये कैसे नॉमिनेट होते थे? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। और ये गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया अब? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसकी टर्म जो है वो 5 इयर्स हो गई। और ये एक बार के अलावा दूसरी बार भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो एक बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया वो दोबारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बनेगा, उसकी टर्म मतलब वो दोबारा भी बन सकता था। और इसको किंग कभी भी हटा भी सकता था। ठीक है, अच्छा, फिर जो दूसरे गवर्नर्स थे, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये इसके सबऑर्डिनेट बना दिए गए और इसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी जिसके 4 मेंबर्स थे। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये थी एडवाइस करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, लेकिन इसकी जो एडवाइस होती थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए बाउंड होती थी, यानी कि उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इनकी जो एडवाइस थी वो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ वाज बाउंड टू देयर एडवाइसेस। ठीक, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी और ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास थे, इनको जो सेलेक्ट करता था वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करता था। ठीक, तो ये दोस्तों हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें मैंने आपको हर चीज समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज पे डाउट हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में प्लीज पूछिएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन के, आपके हर क्वेरी का जवाब दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे इस सीरीज के सारे जो लेक्चर्स हो उनके बारे में सही टाइम पे जानकारी मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए प्लीज, ताकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।